नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। साथियों, आज के इस वीडियो में उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में पूछे जाने वाले हिंदी के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं, जो आने वाले यूपी पुलिस परीक्षा 2023 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। साथियों, बिना प्रैक्टिस सेट के कोई भी अभ्यर्थी यूपी पुलिस परीक्षा 2023 में अच्छा स्कोर करके नहीं आ पाएगा। तो आप जो लोग लगातार प्रैक्टिस सेट करते रहिए, क्योंकि इन्हीं प्रैक्टिस सेटों के माध्यम से आपको पता चल पाता है कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है और आप इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं। तो आज के प्रैक्टिस सेट में आपको 37 प्रश्न देखने को मिलेंगे, जिसमें से आपको कम से कम 25 प्लस स्कोर तो आपको करना ही होगा। अगर इससे आप कम स्कोर कर पा रहे हैं तो आपकी तैयारी अभी ठीक नहीं चल रही, अभी आपको और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो साथियों, आज के प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर करना और बताना है कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में 37 में से कितने प्रश्न सही किए हैं। और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी छोटे भाई बहनों के पास ज़रूर शेयर कर देना, जिससे वो भी उस प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का पता लग पाए कि उनकी तैयारी यूपी पुलिस परीक्षा 2023 के लिए कैसी चल रही। इससे पहले मैं हिंदी की 270 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखे तो सारे प्रैक्टिस सेट आपको प्ले लिस्ट मिल जाएंगे, वहाँ से जा कर के आप एक एक करके सभी प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं और अपनी तैयारी को चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 271। तो पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है। तो बताइएगा इनमें से पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है। तो ये आती है कन्नौजी। कन्नौजी आती है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने परिणामवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा, तो इनमें से कौन सा हो जाएगा जो परिणामवाचक क्रिया विशेषण का है। तो ये हो जाएगा वह बहुत थक गया है। वह बहुत थक गया है, ये परिणामवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मनोयुग का संधि विच्छेद है, तो कौन सा है मनोयुग का संधि विच्छेद, ये आपको बताना है। तो इसका संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मनहा प्लस योग। मनहा प्लस योग, ये मनोयुग का संधि विच्छेद है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पौ प्लस अन को संधि युक्त करने पर क्या रूप है। तो पौ प्लस अन का संधि रूप क्या हो जाएगा। तो इसका संधि रूप हो जाएगा पावन। क्या पावन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से अशुद्ध छांटी, तो बताने कि इनमें से कौन सा है जो अशुद्ध लिखा गया है। तो कौन सा लिखा है। तो ये जो सन्यासी है ये अशुद्ध लिखा गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्यकाल है। तो कौन से वाक्य में भविष्यकाल ये आपको बताना है। तो बताइएगा कौन से वाक्य में भविष्यकाल है। तो आप जानते हैं क्रिया के जिस रूप से भविष्य के होने की संभावना का पता चलता है, वहाँ संभव भविष्य के अंतर्गत आता है। तो उपयुक्त वाक्य में पढ़ने वाला ये संभावना की दृष्टि से है। तो क्या जो सब इसमें जो सब पुस्तक पढ़ने वाला है ये संभावना की दृष्टि से, तो ये हो जाएगा मैं पुस्तक पढ़ने वाला था, ये भविष्यकाल है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि बादशाह शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। तो बादशाह शब्द का स्त्रीलिंग रूप कौन सा हो जाएगा। तो इसका स्त्रीलिंग हो जाएगा बेगम। बेगम हो जाएगा बादशाह का स्त्रीलिंग। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयोग किया जाता है। तो इनमें से कौन सा वो वाक्य है जो सदैव एक वचन में प्रयोग किया जाता है। तो जो आग ये शब्द है जो हमेशा एक वचन में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में कौन सा पुर्तगाली भाषा का शब्द नहीं है। इनमें से तीन है जो पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं, जबकि जो चौथा है वो पुर्तगाली भाषा का शब्द नहीं है। तो बताइए कौन सा है जो पुर्तगाली भाषा का शब्द नहीं है। तो आफत। आफत
ये पुर्तगाली भाषा का शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत में आर्य भाषा का आरंभ कब हुआ था। तो कब हुआ था भारत में आर्य भाषा का आरंभ, ये बताना है। तो ये हुआ था 1500 ईस्वी पूर्व के आसपास आर्य भाषा का आरंभ। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी की अंतर्गत नहीं आती है। तो बताइए इनमें से कौन सी वो बोली या भाषा है जो हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। तो ये तेलुगु ये तेलुगु हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। तो कौन सी है संस्कृत भाषा की अपभ्रंश। तो ये है पाली भाषा। कौन सी पाली भाषा है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है। तो बताइएगा इनमें से कौन से हैं जो संयुक्त स्वर है। तो ये हैं ए आई ओ आव। ए आई ओ आव ये संयुक्त स्वर हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शुद्ध हैं। तो बताइएगा कौन से वो विकल्प है जिसमें सभी शुद्ध है। तो ये आजीव का आशीर्वाद, आजीव का आशीर्वाद ये सभी शुद्ध हैं, यानी सभी सही हैं। तो ऑप्शन नंबर बी वाले विकल्प में सभी शुद्ध हैं। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रसिद्ध का समानार्थक शब्द है। तो कौन सा हो जाएगा प्रसिद्ध का समानार्थक शब्द। तो ये हो जाएगा प्रख्यात। प्रख्यात हो जाएगा प्रसिद्ध का समानार्थक शब्द। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चुनौती का समानार्थक शब्द है। तो कौन सा हो जाएगा चुनौती का समानार्थक शब्द। तो ये हो जाएगा ललकार। ललकार हो जाएगा चुनौती का समानार्थक शब्द। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुंदन का समानार्थक शब्द है। तो बताइएगा इनमें से कौन सा है जो कुंदन का समानार्थक शब्द है। तो सोना। सोना ये कुंदन का समानार्थक शब्द है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जर जारा शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है। तो कौन सा इसका सही अर्थ भेद हो जाएगा जर जारा का। चलिए बताते हैं। तो आगे वाला जो जार इसका अर्थ होता है दौलत, और जो पीछे वाला जरा है इसका अर्थ होता है थोड़ा सा। तो ये हो जाएगा दौलत थोड़ा सा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मलिन का विलोम शब्द है। तो कौन सा है मलिन का विलोम शब्द, ये आपको बताना है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वच्छ। स्वच्छ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्यास का विलोम शब्द है। तो कौन सा है व्यास का विलोम शब्द। तो इसका विलोम शब्द है समास। कौन सा समास है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि जुड़ा जूड़ा शब्द युग्म का सही अर्थ है। तो इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। तो जो जुड़ा है इसका अर्थ होता है संलग्न, और जो जूड़ा है इसका अर्थ होता है केशों का बंधन, यानी बालों का बंधन। तो ये राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। अनाख्यार्थी शब्द कुंडली के लिए निम्न में से एक अर्थ है। तो कुंडली के लिए एक अर्थ क्या हो जाएगा। तो इसके लिए एक अर्थ हो जाएगा इमरती। इमरती हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विज्ञान। तो बताना है कि विज्ञान में कौन सा उपसर्ग है। तो जो विज्ञान है इसमें उपसर्ग है बी। बी उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 में भी आपको उपसर्ग बताना है। तो चिरायु में कौन सा उपसर्ग है। तो चिरायु जो शब्द है इसमें उपसर्ग है चिर। चिर उपसर्ग है चिरायु में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अवनत। तो अवनत में कौन सा उपसर्ग है। तो जो अवनत शब्द है इसमें है अब उपसर्ग। कौन सा अब उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। तो इनमें से कौन सा है जो कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। तो चतुरानन।
चतुरानन ये कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है, ये एक बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने कि निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य है, तो बताइएगा कि इनमें से कौन सा है जो मिश्र वाक्य है। तो चारों विकल्प पढ़ लीजिएगा और इसका आपको राइट आंसर बताना। तो ज्यों ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी, ये एक मिश्र वाक्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है आपके सामने निर्देश दिया गया प्रश्न संख्या 30 एवं 31 के लिए वाक्य को पढ़कर उस खंड का चयन करें जो व्याकरण अथवा शब्द ज्ञान के नियमों के अनुसार त्रुटिपूर्ण हो। यदि सभी खंड त्रुटि रहित हो तो कोई त्रुटि नहीं है कि उत्तर रूप में चिन्हित कीजिए। तो चलिए पढ़ते एक साथ चारों को पढ़ लीजिएगा और उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि कौन से भाग में त्रुटि है। सरयू नदी के तट में अयोध्या नगरी बसी हुई है, तो कौन से वाले भाग में त्रुटि है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर तट में नहीं होना चाहिए, यहाँ पर है तट पर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, इस शब्दावली को अधिक उपयोग और सार्थक बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए गए हैं। तो कौन से वाले भाग में त्रुटि है। तो ये है बी वाले भाग में त्रुटि, क्योंकि यहाँ ये शब्द आना चाहिए उपयोग नहीं, उपयोगी शब्द आएगा तो ये सभी सार्थक शब्द मतलब अच्छा अर्थ देखेगा। तो इस शब्द को अधिक उपयोगी और सार्थक बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए गए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंधविश्वास का तात्पर्य है, तो अंधविश्वास का क्या तात्पर्य है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो अंधविश्वास का तात्पर्य है बिना सोचे समझे किसी बात को मान लेना। क्या, बिना सोचे समझे किसी बात को मान लेना, ये अंधविश्वास का तात्पर्य है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो सब जानता हो उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं जो सब जानता हो। तो उसे हम कहते हैं सर्वज्ञ। क्या, सर्वज्ञ कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित वाक्य का वाच्य भेद विकल्पों में से चुनिए। उससे पत्र लिखा जाएगा, तो इसमें कौन सा वाच्य है उससे पत्र लिखा जाएगा। तो ये है कर्मवाच्य। क्या, ये कर्मवाच्य है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सूर सूर तुलसी शशि उडगन केशव दास अब के कवि खगोत सम जह जह तह करत प्रकाश। तो इन पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग हुआ ये आपको बताना है। तो कौन से अलंकार है। तो इसमें है यमक अलंकार। कौन सा है, यमक अलंकार है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सुर ये दो बार आया और दोनों बार इसका अर्थ अलग अलग निकला हुआ है। चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते हैं, चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा। तो इसका अर्थ हो जाएगा सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि आँख नदीदा काले कसीदा लोकोक्ति का अर्थ है, तो इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है। चारों विकल्प देख लीजिएगा, बताइएगा। तो इस लोकोक्ति का अर्थ है योग्यता न रहने पर भी काम करने की सेकी भरना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने किस रस को रसराज कहा जाता है। तो कौन से रस को कहा जाता है रसराज। तो ये कहा जाता है श्रृंगार रस को। किसे, श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि अंबर का समानार्थी शब्द है, तो इनमें से कौन सा है जो अंबर का समानार्थी शब्द है। तो अंबर का समानार्थी शब्द है आकाश। कौन सा है, आकाश है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मंतव्य के कुछ समानार्थी दिए गए, इनमें से एक मंतव्य का समानार्थी नहीं, उसे चुनिए। तो कौन सा है जो मंतव्य का समानार्थी नहीं है। तो ये ध्येय, कौन, ध्येय ये नहीं है। बाकी के मत विचार राय ये मंतव्य के समानार्थी हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आप बताइए आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न हैं जो सही किए और वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक कर देना,
चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो तथा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।